हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर। पंचोली हाउस। सुधांशु और ध्रुवी एक चादर के नीचे लिपटे हुए थे जब सुधांशु ध्रुवी के कंधे पर मार छोड़ते उसके एयरलॉक पर किस करने लगा। सुधांशु के किस करने पर ध्रुवी पकड़ बिस्तर की चादर पर कस गई। जब सुधांशु का फ़ोन बजने लगा, सुधांशु जो कि धीरे धीरे ध्रुवी के साथ इंटीमेट हो, फ़ोन की रिंगटोन पर रख उसने फ़ोन की तरफ देखा तो उसके असिस्टेंट ने कॉल किया था, जिसे देख सुधांशु थोड़ा इरिटेट होकर बोले हम। ये कहते हुए सुधांशु कॉल अटेंड कर फ़ोन कान पर लगाकर बोला, क्या हुआ सिंधु। दूसरी तरफ से सिंधु जल्दी से बोला, बॉस संग्रामी फाइल को सबमिट करने की आज आखिरी डेट है, जिसके 1 महीने बाद हमें रशिया के लिए निकलना है। सिंधु के बात पर सुधांशु अपने नीचे दबी ध्रुवी की तरफ 1000 देख उसके गाल पर चूम कर उससे दूर होगा और उस अपने कमर पर टवल बांध वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, मैं पहुंच रहा हूं। इतना कहकर सुधांशु ने कॉल कट कर दिया और फ्लावर वॉश स्टैंड पर रख वॉशरूम के अंदर घुस गया। ध्रुवी चादर को अपने सीने से ढके सुधांशु को देख रही थी। फिर वह गहरी सांस भरकर बिस्तर के नीचे गिरे अपने सिंपल फुल लेंथ वाले नाइट सूट को पहन लेती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। ध्रुवी जब किचन में आई तो देखा दीप ज्योति के पेट पर सहलाते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा रखे उससे बातें कर रहा था और ज्योति सुबह की चाय बना रही थी, जिसे देख ध्रुवी हल्का सा खांसते हुए बोले, अहो तो क्या कर रहे हैं लॉबर्ट्स। ध्रुवी की बात पर संदीप जल्दी से ज्योति से दूर हो उसकी तरफ देखते हुए ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, हम दोनों सुबह की चाय बना रहे थे। दीप की बात सुन ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए, समझ गए मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है इसलिए मैं नाश्ता बनाने आई थी। ध्रुवी की बात पर ज्योति उसे वहाँ पर बने सैंडविच की तरफ इशारा करते हुए, मैंने पहले यही बनाया था, ले जाओ। ज्योति की बात सुन ध्रुवी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू भाभी। इतना कहकर ध्रुवी सैंडविच और कॉफ़ी उठाकर कमरे की तरफ चली गई, जिसके जाने के बाद दीप फिर से ज्योति से लिपटते हुए बोला, एक बात बताओ, तुम्हारी ये फ्रेगरेंस की खुशबू इतनी अट्रैक्टिव क्यों है यार। इसे सुनते ही मन मचल उठता है मेरा। दीप की बात पर ज्योति उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, दीप साहब जरा अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए क्योंकि ऑलरेडी मेरा पेट फुल है। जिसे सुनकर दीप का मुंह बन गया और वह ज्योति के गाल पर जोर से किस करते हुए, मैं हमारी प्रिंसेस को लेकर आता हूँ। ये कहकर दीप ज्योति के पेट को सहलाते हुए किचन से बाहर चला गया। इधर ध्रुवी जब कमरे में पहुंची तब देखा सुधांशु ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, जिसे देखते हुए ध्रुवी जल्दी से उसके सामने नाश्ता लाकर बोली, नाश्ता। सुधांशु अपने कोट पहनते हुए अपना मुंह खोल देता है तो ध्रुवी उसे नाश्ता करवाती है और पूरा नाश्ता कर सुधांशु अपने होठ को साफ कर अपना बैग उठा जाने लगा, जिसे ध्रुवी देखने लगी तो सुधांशु रुक कर ध्रुवी के पास आकर उसके चेहरे को पकड़ उसके माथे पर चूमते हुए बोला, शाम को डेट पर चलेंगे, तैयार रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, प्रॉमिस। ये कहकर सुधांशु ऑफिस के लिए निकल गया। जिसे जाता हुआ देखने के बाद ध्रुवी एक गहरी सांस भर अपना काम करने लगी। जब उसका फ़ोन बजा उसने देखा उसे टोनी कॉल कर रहा था, जिसे देखकर ध्रुवी कॉल अटेंड करते हुए, हाँ बोलो टोनी। जब दूसरी तरफ से टोनी बोला, मैडम मुझे एक केस में आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी हेल्प करोगी। टोनी के सवाल पर ध्रुवी कुछ पल सोच कर, मैं माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती, तुम घर आ जाओ छोड़। जिसे सुनकर टोनी ओके कहकर कॉल कट कर देता है और ध्रुवी जल्दी से बिस्तर साफ कर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस जाती है। इधर सारंग विला में एकांत सा पालने में सोया हुआ था और मृत्युंजय महक को ड्रेसिंग टेबल पर बैठाए लगातार होठों पर चूमे जा रहा था। जब अपेक वहाँ पर भागते हुए आ गया और उन दोनों का किस करता हुआ देख जोर से बोले, डैडा। अव्यक्त के चिल्लाने के बाद सूर्यकांत की भी नींद खुल गई, वो कुनमुनाने लगा। वहीं मृत्युंजय जल्दी से महक से दूर अव्यक्त की तरफ देखते हुए, क्या है तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो। जिसे सुनकर अव्यक्त मृत्युंजय के पास आकर उसके महक से दूर करते हुए, दूल मम्मा छे दूल। ये देखकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए झुक कर अव्यक्त अपनी गोद में उठाकर, उसके पास गया था ना तब तुम यहाँ पर आए हो, समझे ना, इसलिए ज़्यादा मुझे दूर रखने की कोशिश मत करो मेरी बीबी से। मृत्युंजय के बाद सुन अव्यक्त महक की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए, मम्मा। जिसे देख मृत्युंजय अव्यक्त अपने साथ खींचकर महक से, तुम एकेडमी निकलो, ये आज मेरे साथ रहेगा। मृत्युंजय के बाद फिर अव्यक्त महक की तरफ हाथ बढ़ाकर रोते बोले, मम्मा मी टू। अव्यक्त के रोने पर महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, आप क्यों उसे परेशान कर रहे हो, मैं दोनों बच्चों को ले जाऊंगी, आप ऑफिस के लिए निकलो। महक के बाद तो मृत्युंजय अपना सर नहीं हिलाते बोले, कतई नहीं, ये आज मेरे साथ ऑफिस जाएगा। अव्यक्त मृत्युंजय की बात को इग्नोर करते हुए महक की तरफ जाने के लिए रोने लगा, जिसे देखकर मृत्युंजय अव्यक्त को कस कर पकड़ कर महक से बोला, तुम जाओगे कि नहीं, वरना ये तो जिद करता ही रहेगा और तुम्हें वहाँ पर डांस सिखाने जाना है, बच्चों को संभालने नहीं।
मृत्युंजय की बात पर महक लाचारी से अव्यक्त की तरफ देखते हुए मृत्युंजय से बोली, मैं दोनों को संभाल लूंगी, आप ऑफिस जाओ, वो बहुत रो रहा है। अव्यक्त के रोने पर महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, आप क्यों उसे परेशान कर रहे हो, मैं दोनों बच्चे को ले जाऊंगी, आप ऑफिस के लिए निकलो। महक की बात पर मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिलाते हुए, कतई नहीं, ये आज मेरे साथ ऑफिस जाएगा। अव्यक्त मृत्युंजय की बात को इग्नोर करते हुए महक की तरफ जाने के लिए रोने लगा, जिसे देखकर मृत्युंजय अव्यक्त को कस कर पकड़ महक से बोला, तुम जाओगे कि नहीं, वरना ये तो जिद करता ही रहेगा और तुम्हें वहाँ पर डांस सिखाने जाना है, बच्चे को संभालने नहीं। मृत्युंजय की बात पर महक लाचारी से अव्यक्त की तरफ देखते हुए मृत्युंजय से, मैं दोनों को संभाल लूंगी, आप ऑफिस निकल जाओ, वो बहुत रो रहा है। मृत्युंजय महक की बात पर उसकी तरफ गुस्से से देखने के बाद अव्यक्त को पकड़ते हुए, चलो तुम मेरे साथ ऑफिस। इतना कहकर मृत्युंजय, जो कि ऑफिस के लिए ऑलरेडी रेडी हो चुका था, अव्यक्त और अपने साथ जबरदस्ती लेकर बाहर निकल गया। अव्यक्त बस मम्मा मम्मा कहकर चिल्लाता रह गया। महक का दिल जोरों से धड़क रहा था और जल्दी से बाहर आते हुए मृत्युंजय से बोले, आप क्यों जिद कर रहे हो, मैं ले जाऊंगी ना उसे। मृत्युंजय महक की बात सुन सीढ़ियों के पास खड़ा हो सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए, महक तुम अंश को लेकर जाओ, मैं अभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर मृत्युंजय महक के बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर अव्यक्त को लेकर अपने साथ बाहर निकल गया। महक आंखों में नमी लिए उसे जाते हुए देखने के बाद अंदर आई, जहाँ एकांश चुपचाप लेटा हुआ था, जिसे देखकर महक उसके पास जो उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर चली और वहाँ से एकेडमी के लिए निकल गई। इधर अमृत भी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गया था, जिस कारण वैशाली को उसे बात करने का मौका ही नहीं मिला था और अमृत न जाने क्यों वैशाली से बात भी नहीं कर रहा था। सारंग कंपनी में मृत्युंजय का केबिन। राघव जब अब फिर से ऑफिस ज्वाइन कर चुका था, जब मृत्युंजय अव्यक्त को लेकर केबिन के अंदर पहुंचा और उसे अपने चेयर पर बैठाते हुए, कोई बदमाशी नहीं करना, जिसे सुनकर अव्यक्त मृत्युंजय को बुरी तरीके से घूरने लगा, क्योंकि उसे जबरदस्ती लेकर आया था। मृत्युंजय अव्यक्त की घूरती हुई आंखों को देख कर भी इग्नोर कर राघव से बोला, तुम्हारी मॉम कैसी हैं। राघव मृत्युंजय के सवाल पर अपना सर हिलाते हुए बोला, मॉम बिल्कुल ठीक है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही। और आरती सलोनी वो दोनों तो ठीक है ना। हाँ सर, दोनों ठीक है। आरती सलोनी कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुके हैं और जैसे ही स्कूल शुरू होता है वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब सलोनी को स्कूल में एडमिशन दिलाना है, राघव ने जवाब दिया, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सर हिलाकर बोला, तो तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, अपने काम में लगो। मृत्युंजय की बात सुन राघव जल्दी से सिर हिलाकर बाहर की तरफ चला गया। उसे जाने के बाद मृत्युंजय अपने चेयर की तरफ देखने लगा, जिसे अव्यक्त घुमाते हुए डेस्क की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जहां पर मृत्युंजय का लैपटॉप और उसके बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख। अव्यक्त की खुरपाती को समझकर मृत्युंजय अपना सिर हिला उसके पास आकर अपने डॉक्यूमेंट और लैपटॉप को उठाते हुए बोला, तुम्हारी सजा यही है हमारे रोमांस के बीच में कबाब में हड्डी बनने की, चुपचाप बैठे रहो। मृत्युंजय की बात सुन अव्यक्त मुंह फुलाते हुए, गंदे डैडा। ये कहते हुए अव्यक्त ने अपने हाथ बांध लिए, जिसे एक नज़र देख मृत्युंजय सोफे के पास चला गया और वहाँ पर अपना काम करने लगा। जब उसे महसूस हुआ कि कोई चीज़ धम से गिरी है, जिसे सुनकर मृत्युंजय ने एकदम से सर उठाकर देखा तो अव्यक्त कुर्सी पर नहीं था, जिसे देखकर मृत्युंजय घबरा और सोफे से उठते बोले, अभी। अव्यक्त मृत्युंजय की आवाज़ लगाने पर रोते हुए बोले, डैडा। ये कहते अव्यक्त डेस्क के पीछे से बाहर आया तो कुर्सी से उतरने के चक्कर में गिरा था, जिसे देखकर मृत्युंजय अव्यक्त अपनी गोद में उठाते उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, तुम बदमाशी क्यों करते हो, मैंने कहा था ना चुपचाप बैठे रहना। मृत्युंजय की बात सुन अव्यक्त उसके सीने पर अपना चेहरा रख सिसकने लगा, जिसे देखकर मृत्युंजय वापस सोफे के पास आ गया और एक हाथ से अव्यक्त को होल्ड करे दूसरे हाथ से अपना काम करने लगा। हैदराबाद प्लाज्मा होटल। धैर्य अपने क्लाइंट के आने का वेट कर रहा था, जब उसका सेक्रेटरी वहां आकर बोला, सर मैंने गीतांजलि मैम को देखा है। सेक्रेटरी की बात सुन धैर्य हैरान होते बोला, गीता वो यहाँ क्या कर रही। सेक्रेटरी धैर्य के सवाल अपना सर नहीं में हिलाते बोले, आई डोंट नो सर, लेकिन मैंने उन्हें एक आदमी के साथ देखा है। जिसे सुनकर धैर्य अपने दांत पे, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। धैर्य की गुस्से भरी आवाज़ पर सेक्रेटरी जल्दी से बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मैंने खुद देखा है किसी और आदमी के साथ होटल के बेडरूम में जाते हुए। धैर्य सेक्रेटरी के बात पर सोफे से खड़ा होकर उसे घूरते हुए, अगर तुम्हारी खबर गलत हुई ना तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, लेकिन साथ में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर धैर्य अपने कमरे से दंदनाते हुए निकल गया। धैर्य को जब उस सेक्रेटरी ने यह बताया कि गीतांजलि वहां पर किसी लड़के के साथ आई हुई है, धैर्य उन दोनों को ढूंढ रहा था, जब उसे दो लोग कॉरिडोर में जाते हुए नजर आए, जिन्हें देख धैर्य एकदम से आगे बढ़कर बोला, रुको। अचानक धैर्य के इस तरीके से रोकने पर दोनों अनजान शख्स उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए, एक्सक्यूज मी।
दो अनजान लोगों को देख धैर्य एकदम पीछे होकर बोला, सॉरी, मुझे लगा कोई और है। धैर्य की बात पर दोनों अपना सिर हिला आगे बढ़ गए। जब एक कमरे से उसे जानी पहचानी आवाज़ हुई। इस आवाज़ को सुन धैर्य खुद से बोला, गीता। इतना करते हुए धैर्य कमरे के पास जाकर दरवाजे खटखटाते हुए, दरवाज़ा खोलो। धैर्य के दरवाज़ा पर खटखटाने पर 2 सेकंड बाद एक उस उम्र का नौजवान आकर दरवाज़ा खोलते हुए बोला, हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया। धैर्य उस आदमी की बात सुन अपने दांत भींचते हुए, मैं वेटर नहीं हूँ। जिसे सुनकर लड़का थोड़ा हैरान होते हुए बोला, सॉरी, माय मिस्टेक, आपको कुछ काम था। धैर्य उस लड़के के सवाल को उस दरवाजे से दूर करते हुए बोला, तुमसे नहीं, तुम्हारे साथ जो अंदर आई है उससे काम था। ये कहते हुए धैर्य की नज़र सोफे पर बिजनेस सूट पहनी गीतांजलि पर गई, जिसे देख धैर्य एक के कदम रुक गए। धैर्य के इतने वक्त बाद अपने सामने देख गीतांजलि भी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसके जहां में धैर्य की बातें आ गई जिन्हें याद करते ही गीतांजलि का चेहरा कठोर हो गया। गीतांजलि के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए धैर्य उस लड़के की तरफ इशारा करके बोले, ये कौन है? धैर्य के सवाल पर वो लड़का बोला, अच्छा, आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं? मैं मिस राजन के साथ उनके नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। हम बस उसी के बारे में डिस्कस करने आए थे। प्रोजेक्ट? ओह, तो तुम बिजनेस ज्वाइन कर रही हो? धैर्य ने गीतांजलि को देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में गीतांजलि बिना किसी भाव के, अगर तुम्हारे सवाल हो गए तो हमें थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी? नो, नहीं मिलेगी। धैर्य ने सीधा सजा, जिसे सुनकर गीतांजलि उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, देयर आर टू मैनी पीपुल डिस्टर्बिंग हेयर, व्हाई डोंट वी गो टू द ऑफिस एंड टॉक? गीतांजलि के सवाल पर लड़का अपना सिर हिलाते हुए बोला, यस, व्हाई नॉट? गीतांजलि उस लड़के की बात सुन अपना सिर हिला फाइल्स को कलेक्ट करते हुए उठकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर धैर्य गीतांजलि के सामने आते हुए, मुझे तुमसे बात करनी है। धैर्य की बात सुन गीतांजलि अपनी आंखें चढ़ाते हुए, इज देयर रियली एनीथिंग लेफ्ट फॉर अस टू टॉक अबाउट मिस्टर सारंग? गीतांजलि का मिस्टर सारंग कहने पर धैर्य एक नज़र उस लड़के को देखने के बाद, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, वी बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। धैर्य की बात पर गीतांजलि आंखें रोल करते हुए, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैंने हमारे डाइवोर्स की फाइल फिर से रीओपन करवा दी है। क्या? और तुमने मुझे इस बारे में बात भी नहीं बताया भी नहीं कि? धैर्य ने हैरान होते हुए, जिसके जवाब में गीतांजलि अपना सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही, मैंने नहीं पूछा। अब मुझे जाने दोगे, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। क्या तुम मेरे बगैर रह लोगे गीता? धैर्य ने कहा, जिसके जवाब में गीतांजलि उसकी आंखों में देख, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। गीतांजलि की बात पर धैर्य के मुट्ठियां आपस में कसकर और गीतांजलि के चेहरे को कसकर पकड़ उसके होठों पर अपने होठ में भरकर चूमने लगा, जिसे देखो लड़का अकवर्ड होकर वहां से बाहर निकल गया। जिसके जाने के बाद गीतांजलि उसे खुद दूर धकेल गुस्से से बोली, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? गीता, प्लीज डोंट डाइवोर्स मी। धैर्य ने गीतांजलि के हाथ को पकड़ते हुए कहा, जिसे झटक कर गीतांजलि होठों पर व्यंग भरी मुस्कान ले, इस बार भी तुम्हारे बाप ने भेजा है? नहीं गीता, बहुत अकेला हो गया हूँ मैं, और कोई नहीं है मेरे साथ। ध्रुव भी बात नहीं करते मुझसे, और मृत्युंजय ब्रो के फैमिली वाले ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। डैड नहीं है, प्लीज़ स्टे विथ मी, डोंट लीव मी एलोन। धैर्य ने गीतांजलि के हाथ को पकड़ते हुए, जिसे सुनते हुए गीतांजलि धैर्य का हाथ को झटक कर बोली, बहुत देर हो चुकी है। हाँ, मुझे पता है बहुत देर हो चुकी है, लेकिन हम फिर से शुरू कर सकते हैं। कुछ नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही है। धैर्य ने उम्मीद भरी नज़रों से गीतांजलि को जिसे देखकर भी इग्नोर कर गीतांजलि वहां से जाने लगी, जिसे देख धैर्य जल्दी से उसके सामने आते हुए, गीता, दूसरा मौका तो सबको मिलता है, मुझे भी दे दो प्लीज़। आई प्रोमिस यू आई विल नेवर हर्ट यू नेवर बोथ यू ऑलवेज बी विथ यू। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ डोंट लीव मी। ये कहते हुए धैर्य की आंखें नम हो गई। धैर्य की नम आंखों को देख गीतांजलि उसके बगल से होकर जाते हुए, भाड़ में जाओ, मर जाओ, बस मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारे ड्रामे से थक चुकी हूँ, एंड आई डोंट केयर हाउ लोनली यू आर। तुम खुशी डिजर्व नहीं करते। ये कहकर गीतांजलि एक नज़र धैर्य को देख आगे बढ़ गए। धैर्य बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया और उसके कानों में बस गीतांजलि की कई बातें गूंज रही। धैर्य अपनी क्षमता खोता उससे पहले वहां पर उसका सेक्रेटरी अगर धैर्य से बोला, सर, क्लाइंट आ चुके हैं। जिसे सुनकर धैर्य अपने सेंस में आया और रुमाल निकाल अपने चेहरे को साफ करते हुए बोला, चलो। सेक्रेटरी की बात सुन अपना सिर हिला उसके साथ रूम की तरफ चला गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुन